गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 इकोनॉमिक्स आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। पिछली वीडियो में मैंने बजट के बारे में बताया था, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। आज हम संतुलन बजट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 13 है व्यापार संतुलन का मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। दो या दो से अधिक देशों के बीच निश्चित समयावधि में होने वाले आयात व निर्यात। आयात मतलब दूसरे देश से अपने देश के लिए वस्तु को खरीदना, निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश की वस्तु को बेचना। तो ये किसी या तो दो व्यक्तियों में होगा या दो देशों के बीच में होगा। आयात निर्यात किसी एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, हमें तो उसके लिए दो व्यक्ति होना चाहिए। जो एक व्यक्ति खरीदेगा तो दूसरे व्यक्ति उसे बेचेगा। तो ऐसे ही दो देशों के बीच निश्चित समयावधि में होने वाले आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार शेष या व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? दो देशों के बीच निश्चित समयावधि में आयात या निर्यात करने की स्थिति को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है ना। आगे है वेनहम के अनुसार किसी देश का व्यापार संतुलित उस संबंधों को व्यक्त करता है जो एक निश्चित समयावधि में उसके आयात व निर्यात के मध्य पाया जाता है। ठीक है ना। संतुलन मतलब जब दो देशों के बीच जो आयात निर्यात के संबंधों में पाया जाता है वो संबंध कहलाता है। तभी जब संबंध होंगे तभी तो हम उससे आयात निर्यात करेंगे। जैसे हमारे पाकिस्तान से संबंध खराब है तो पाकिस्तान से हम कोई आयात या निर्यात नहीं करेंगे, उसको हम अपना दुश्मन मानते हैं। ठीक है ना। तो जब दो देशों के आयात व निर्यात आपस में बराबर होते हैं तो उनका व्यापार संतुलन साम्य की दशा में होता है या साम्य कहलाता है। ठीक है ना। संतुलित कहलाता है। साम्य मीन संतुलित। परंतु व्यवहार ऐसी संभावना बहुत कम होती है कि एक देश या तो आयात अधिक होता है अथवा निर्यात। जब आयात निर्यात अधिक होते हैं तो इसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। या तो अपन उससे ऐसा नहीं हो सकता कि आयात बहुत कम करते हैं अपन उस देश से और निर्यात बहुत ज्यादा करते हैं, या आयात बहुत ज्यादा करते हैं निर्यात बहुत कम करते हैं, तो ये प्रतिकूल व्यवहार कहलाएगा। ठीक है ना। जिसे हम संतुलन नहीं कह सकते। यहाँ एक बात ध्यान रहे कि आयात निर्यात हम इसके अंतर्गत केवल दृश्य मदों को ही शामिल करते हैं, ऐसे अदृश्य मदों को हम नहीं करते। जैसे हमने कोई कहीं से अगर डस्टर खरीदा तो हमारा ये दृश्य मद है, बुक खरीदी हमारी तो ये दृश्य मद है, या हमने कोई वस्तु खरीदी तो दृश्य मद है, मोबाइल खरीदी तो दृश्य मद है। ऐसा नहीं कि हमने गुडविल खरीदी तो गुडविल क्या है? अदृश्य संपत्ति होती है। इसे आयात निर्यात में शामिल नहीं किया जाता है, ख्याति को। ठीक है ना। भुगतान संतुलन या भुगतान शेष से अभिप्राय किसी देश द्वारा किए गए समस्त अंतरराष्ट्रीय लेन देनों को कि एक दिए हुए समय में होते हैं। संक्षिप्त विवरण में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दी हुई समयावधि के भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यह उस समयावधि में संबंधित देश के निवासियों के बीच समस्त आर्थिक लेन देनों का क्रमबद्ध विवरण होता है। यानी यहाँ हमने क्या सीखा भी कि आयात निर्यात कैसा होना चाहिए? आयात निर्यात दो देशों के बीच होता है। जब हमारे दो देशों के बीच संबंध अच्छे होते हैं तो हम दोनों देशों के बीच में व्यवहार जब अच्छे होते हैं तो आयात निर्यात करते हैं तो उस व्यवहार को हम संतुलित व्यापार कहते हैं। यह संतुलित पेमेंट होता है, भुगतान होता है। अब हम किस वस्तु का आयात निर्यात करते हैं? जिस वस्तु को हम देख सकते हैं। अब जिस वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अब आता है कि इसी प्रकार किंडलबर्गन ने कहा है, करते हुए कहा है, किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा विदेशी देश के निवासियों के मध्य एक समयावधि में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देनों का क्रमबद्ध विवरण होता है। यानी किसी देश के या विदेशी देश के हों या देश के हों निवासियों का क्रमबद्ध विवरण होता है। ठीक है ना। क्रम से चलता है, ये आयात निर्यात होती है। भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर क्या है? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, व्यापार संतुलन में आयात निर्यात की जाने वाली दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। यानी व्यापार संतुलन में आयात निर्यात में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, परंतु व्यापार संतुलन में अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। इतना ख्याल है। इसमें दृश्य मदें शामिल होती है और इसमें अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। दूसरा है जैसे जिनका लेखा जोखा बंदरगाहों पर होता है, जैसे माल तथा वस्तुएं, भुगतान संतुलन के दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है ना। पहला हो गया। दूसरा है व्यापार संतुलन में
व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन की धारणा अधिक व्यापक होती है। देखिए इसकी धारणा क्या होती है, संकुचित होती है, तो इसकी क्या होती है, व्यापक होती है। तो पॉइंट हो गए, ठीक है ना। तीसरा है एक देश की आर्थिक स्थिति के लिए व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आर्थिक स्थिति यानी भुगतान संतुलन यानी पेमेंट वही देश कर सकता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। अगर फाइनेंशियल कंडीशन डाउन होगी या खराब होगी तो वह भुगतान उसका संतुलित नहीं होगा। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब वित्त संबंधी आर्थिक स्थिति किसे कहेंगे, अगर उसके पास अच्छा इनकम के स्रोत ज्यादा होंगे तो पेमेंट भी समय पर आसानी से कर सकता है। व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है जबकि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। व्यापार संतुलन है वो अनुकूल या प्रतिकूल भी हो सकता है परंतु भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है। तीन आपके अंतर हो गए। पहला तो हो गया इसमें अदृश्य और सदृश्य मतलब उन्हीं मदों को शामिल किया जाता है जो दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, उसमें दोनों मदों को शामिल किया जाता है, दृश्य को भी अदृश्य को भी। दूसरा इसमें इसकी संकुचित धारणा होती है, इसकी व्यापक धारणा होती है। तीसरा इस देश में इसमें प्रतिकूल व्यापार संतुलन में प्रतिकूल और अनुकूल दोनों तरह की हो सकता है जबकि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। ये दोनों में अंतर आता है। अब मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन की संरचना एवं मदें। तो नंबर 1 करंट अकाउंट, ठीक है ना, माल अथवा आयात निर्यात। इस मद के अंतर्गत देश से वस्तुओं का जो निर्यात होता है उसे लेनदारों में तथा जो आयात होता है उसे देनदारियों में दिखाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी देश को बेचते हैं तो हमें संपत्तियां प्राप्त होती है। अगर हमने किसी देश को अपने यहाँ का माल बेचा तो हमें वहाँ से पैसा प्राप्त होगा और अगर हमने उस देश से अपने यहाँ किसी माल को खरीदा है तो हमें क्या होगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा जिसे हम दायित्व कहते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। इसलिए लेनदार और देनदार का नाम दिया गया है। विदेशी यात्रा, जब एक देश के नागरिक शिक्षा प्राप्त करने अथवा पर्यटन के लिए दूसरे देश जाते हैं तथा वहां पर व्यय करते हैं तो वह उनके देश की देनदारियां होती हैं और जिस देश के जाते हैं उसके लिए लेनदारियां होती हैं। यानी आप जब लंदन गए या पेरिस गए या दुबई गए या और आप कनाडा गए, आप विदेशों में गए और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपके द्वारा जो भुगतान किया जाएगा स्कूल फीस है या ट्यूशन फीस है, कोचिंग फीस है, जो भी, तो वो वहाँ की देनदारियाँ कहलाएंगी और अपने देश की वो क्या कहलाएंगी, लेनदारी कहलाएगी यानी लायबिलिटीज कहलाएगी, दायित्व कहलाएगा। नेक्स्ट है परिवहन। एक देश की परिवहन कंपनियों द्वारा परिवहन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जब यह कंपनियां माल अथवा यात्रियों को एक देश से दूसरे देश में ले जाती हैं तो उन्हें आय होती है, यह संबंधित देश की लेनदारियां होती हैं। इसके विपरीत जिन देशों से यह कंपनियां भुगतान प्राप्त करती हैं उन देशों के लिए भुगतान संतुलन में यह राशियां देनदारियां प्राप्त। ये बात सही है। जैसे हम अगर किसी अन्य देश से अपने यहाँ माल खरीदेंगे तो वहाँ की ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए देनदारियां होगी यानी संपत्ति प्राप्त करेगा, यानी वहाँ का जो परिवहन ट्रांसपोर्ट कंपनियां होगी उस माल को अपनी लॉरियों में या ट्रकों में या ट्रानों में भर के अपने देश में लाएंगी तो अपन को उनका भाड़ा देना पड़ेगा, या अपनी यहाँ के देश संपत्ति उनके देश में जाएंगी तो उनको भाड़ा देना पड़ेगा। तो अगर अपन वहां से मंगवाते हैं तो अपन क्या प्राप्त होता है, अपन की लेनदारी होती है और उन लोगों की देनदारी होती है, यानी देनदार होते हैं, यानी संपत्ति होती है, अपना दायित्व होता है। और अगर अपन को वहां से खरीदते हैं तो अपन को यहाँ प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, संपत्ति प्राप्त होती है और अपना माल वहाँ विक्रय हो जाता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है। अगला है बीमा। विभिन्न देशों की कंपनियां एक दूसरे देशों में बीमा व्यवहार करती हैं। इस व्यवसाय में जो बीमा प्रीमियम प्राप्त होता है वह उस देश की लेनदारियों में शामिल होता है और प्रीमियम देने वाले देश को देनदारियों का भाग होता है। अब देखिए जब एक देश से दूसरे देश को माल जाता है तो बीच में ट्रांसपोर्ट के द्वारा या कुछ दुर्घटनाग्रस्त कुछ भी हो सकता है, उस माल का हम क्या कर सकते हैं, बीमा कराते हैं। बीमा हो जाने से हमें अगर कोई अपने माल की टूट फूट हुई या दुर्घटना हुई तो दुर्घटना हमें उस बीमा से प्राप्त हो जाती है। तो वह बीमा जो है, बीमा कंपनी अगर विदेशी है तो उस विदेशी कंपनी के लिए वो लेनदार हो जाता है और हमारे लिए वो क्या हो जाती है, देनदारी संपत्ति हो जाती है, हमारी जो माल है वो सेफ रहता है, हमें चिंता नहीं रहती है। आपको देखा अगर आप कोई बाइक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदेंगे तो उसका इंश्योरेंस तुरंत कराएंगे। आप मान लो एजेंसी से गाड़ी लेके आ रहे हैं और रास्ते में अगर अचानक घटना हो जाती है तो बीमा वाले उनका परिवहन
वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा उसका आपका कुछ न कुछ लागत मूल्य या कुछ हद तक उसको सही करा देते हैं। वारंटी होती है जब तक उसकी। मोबाइलों पर भी आजकल वारंटी आ रही है। वारंटी के अंतर्गत अगर मोबाइल खराब हो जाता है तो हम उसी कंपनी को एक्सचेंज कर सकते हैं या कंपनी के द्वारा रिपेयर करा सकते हैं, ठीक है ना। ब्याज का लाभांश, एक देश द्वारा अन्य देशों को जो राशि उधार दी जाती है उस पर ब्याज प्राप्त होती है। देखिए ये बात तो हम स्वयं जानते हैं कि कोई भी कंपनियां हो या बैंकिंग हो या साहूकार हो, जो भी ऋण या पैसा हमें उधार देते हैं, दीर्घकालीन हो, अल्पकालीन हो सकता है, तो उस पर हमारी उसी अल्पकालीन ऋण होता है तो उसमें कम दर से ब्याज दिया जाता है, दीर्घकालीन होता है तो उससे ज़्यादा दर से ब्याज दिया जाता है। तो ब्याज हमें उनके जोखिम के बदले में उनको ब्याज देना पड़ता है क्योंकि उन्होंने हमें उधार रुपए दिए हैं, ठीक है ना। तो ये विदेशों से मान लो या बैंकों से मान लो, अगर बैंकों से हम लोन लेते हैं तो बैंक के लिए हमें ब्याज देना पड़ता है, साहूकारों से लोन लेते हैं तो साहूकारों को ब्याज देना पड़ता है। तो ब्याज क्या है? लाभांश है। मतलब साहूकार क्यों लोन देंगे? उनको ब्याज का लाभ प्राप्त होता है, उनका अमाउंट तो जो है वो रहता है, उसके बदले में ब्याज भी अलग से लाभ के रूप में प्राप्त होता है। विविध सेवाएं, देखिए विदेशी यात्रा, परिवहन व बीमा सेवाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य विविध सेवाएं भी भुगतान में शामिल होती है। नंबर 1, देश के विशेषज्ञों को अन्य देश से प्राप्त वेतन, ठीक है ना, व भत्ते, उसकी लेनदारियां, और जबकि जो देश के वेतन और भत्ते देता है उनकी देनदारियां होती हैं। एक देश से दूसरे देश में जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा व्यय की गई राशि, जिस देश में विद्यार्थी आते हैं उनकी लेनदारियां होती हैं, जबकि दूसरे देश की देनदारियां होती हैं। इसी प्रकार इलाज हेतु देश के में जाने पर दूसरे देश में व्यापारिक या राजनीतिक प्रतिमंडलों के व्यय आदि उनकी अपने देश की देनदारियां होती हैं, और जिस देश में जाते हैं उनकी लेनदारी। यानी कहने का तात्पर्य अगर हम विदेशों में इलाज कराएंगे तो वहाँ संपत्ति प्राप्त होगी, हमारी लायबिलिटी हो जाएगी क्योंकि हमने वहाँ उस विदेशी डॉक्टर या विदेशी दवाइयों का उपयोग किया तो हमें उनका परिवहन करना, यानी हम विदेशी सुविधाओं का अगर उपभोग करेंगे तो हमें उनका टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक। और अगर विदेशी हमारी सुविधाओं का उपभोग करेंगे तो उन्हें टैक्स बचे। सपोज एग्जाम्पल के लिए जब फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए तो उनका 2000 या 700 रुपये टैक्स होता है, टिकट बनता है, और हमारा 20 रुपये या 30 या 40 रुपये के समथिंग टैक्स बनता है। तो ये क्यों ज़्यादा है? विदेशों के लिए ज़्यादा रहता है, हमारे देश के लिए कम रहता है क्योंकि हम प्रॉपर उसी देश के हैं, तो ठीक है ना। तो विदेशों से जो टैक्स भरते हैं वो हमें संपत्ति हो जाती है, और जब विदेशों में हम घूमने जाते हैं वहाँ टैक्स भरते हैं तो उनके लिए संपत्ति हो जाती है, ठीक। आगे है आपका हस्तांतरण भुगतान। सामान्यतः एक देश को दूसरे देश में सरकारी अथवा निजी स्तर पर नियमित रूप से कुछ राशियां हस्तांतरित करनी होती हैं। विदेशों में स्थिति, दूतावासों पर व्यय, विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन पर व्यय, विदेशी क्लबों और संस्थाओं के चंदे, निजी उद्योगपतियों, संस्थाओं तथा व्यापार मंडल के प्रतिनिधि कार्यालयों के व्यय आदि संबंधित देश से देनदारी एवं लेनदारियों में शामिल किए जाते हैं। अब आता है भूल चूक। उपरोक्त मदों के अतिरिक्त किसी अन्य विशेष मद में कोई आय या व्यय भूल से भी सम्मिलित करना रह जाता है तो उसे भूल चूक में शामिल कर लिया जाता है तथा चालू खाते की देनदारियों तथा देनदारियों का योग निकाल दिया जाता है, जो अंतर है चालू खाते भुगतान में शेष माना जाता है। इस प्रकार बच्चों आज मैं भुगतान की संरचना या मदें बताएं, ये आप अच्छे से पढ़ लें। इसकी और आगे का जो चैप्टर है मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक आप घर पर इन सब पॉइंटों को पढ़ लें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है, तो विद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से पुनः समझ लें। तब तक ये स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।